बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुर्दों की बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में लेटेस्ट अपडेट दूंगा आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने काम किया है वह प्रोफेसर जेसन फंग। ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी में, कनाडा में। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर आप ये डाइट करें, परहेज़ करें, फास्टिंग करें तो गुर्दे की बीमारियां वापस हो सकती हैं, रुक सकती हैं और आप डायलिसिस से बच सकते हैं। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि किसी ने माना नहीं। ये इनकी किताबें थी सारे। अभी आज जो है 15% टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया की जो आबादी जो तकरीबन 1 अरब बनती है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मुब्तला हैं। प्रोफेसर जेसन फंग जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अर्ली स्टेज 1 से 3 तक 100% ये रिवर्स हो सकती हैं, रुक सकती हैं, आप डायलिसिस से बच सकते हैं। उसके लिए कोई डाइट प्लान है, चीज़ें वो बताएंगे। डाइट प्लान में अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं बेसिक उनका बताता हूँ कि वो यही कहते हैं कि अपने गुर्दों को बचा लो। यही उनके लेक्चर हैं सारे, आप डिटेल में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो कहते हैं 3 बीमारियां जो कि पैदाइशी होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोपैथीज होती हैं, अल्ब्यूमिन आती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आईजीएफएपैथी, काफ़ी हैं वो। पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ हैं जो जेनेटिक है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इनमें रोल कम है, अभी काम हो रहा है। लेकिन ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें के वापसी या रिवर्स का चांस बहुत ज़्यादा है। पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ में अभी रुक गई है, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो ग्लोमेरुलोपैथीज हैं उसमें ब्लड आता है, खून आता है, पैथीज है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ये बहुत डैमेजिंग है ये। लेकिन ये डैमेज करती है 25-20 साल में, फ़ौरन नहीं करती। तो एहतियात कर लें तो ये है कि 5-10 साल और मिल जाएंगे, रिवर्स नहीं होंगी। ये इनकी स्टेजेस है सारों की। ये पॉलिसिस्टिक है, जेनेटिक पॉलिसिस्टिक होती है। ये जो होती है ये एक्वायर्ड है। ये एक गुर्दा नॉर्मल होता है, ये वो जेनेटिक नहीं है। ये जिसमें गुर्दा सिस्टों की वजह से या डायलिसिस करने से या कोई और वजह से भी 1-2-4 सिस्टम बन जाती हैं, ये नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो चीज़ पे ईमान ही नहीं रखते कि हीलिंग या रिवर्स होती है। वो सिर्फ अलामात को कंट्रोल करते हैं, जो सिम्टम आ रहे हैं उसकी दवाई दे देते हैं कि बीमारी रिवर्स हो सकती है। इसको मानते नहीं है, ना ब्लड प्रेशर ना शुगर के बारे में। तो इसलिए बड़ा मसला ये आ रहा है। लेकिन इन्होंने, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनकी स्टडीज़ हैं बेताशा, और भी डॉक्टर आ गए हैं अभी, उनको भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे बेहतर ये है कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें, जनरल फिजिशियन या आम डॉक्टर के पास ना जाएं। खासकर स्टेज 3B के बाद आपको हर हाल में रब्ता करना चाहिए। पहले आप ट्राई कर लें, अगर डाइट से हो जाए, परहेज से ठीक है। नहीं तो फिर भी कोई मसला हो तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे का फिजिशियन होता है, ये वो ट्रीट करता है बेसिकली। उसके बाद डॉक्टर थॉमस हैं, पे मैंने एक लेक्चर भी बनाया था। इन्होंने भी यही कहते हैं कि 20 साल तजर्बे के बाद क्रोनिक सिस्टिक डिजीज जो है, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है, वो कहते हैं रिवर्स हो सकती है। उन्होंने भी कीटो डाइट, न्यूट्रिशन किटोसिस को बेहतरीन इलाज करार दिया है। जो सीकेडे बढ़ना रुक गई थी, रिवर्स हो गई थी। तो उसमें क्या चीज़ था? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा कीटोन होते हैं ये सबसे ज़्यादा हार्मोन की तरह इफेक्ट करते हैं। डिटेल है इनके, मैं अगले लेक्चर में बना दूंगा। तो ये कहते हैं कि वो अलमिया यही है कि वो सिम्टम ट्रीट करते हैं, रिवर्स पे नहीं रखते। इनके 20 साल का तहकीक है कि रिवर्स हो सकती है। ये डिटेल में लेक्चर है, इनका इंटरव्यू है, पेपर बाद में आएगा, मैं बता दूंगा। वो भी यही कहते हैं कि नंबर 1 काज जो है वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं है। ये फिर सुन लें, हाई कार्बोहाइड्रेट है, उसकी वजह से डैमेज होते हैं गुर्दे ज़्यादा। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट आसान है कि आप ये डाइट छोड़ दें, तो कीटो डाइट करें, वो फास्टिंग, और ये इससे बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। ये हमारे जिना अस्पताल के प्रोफेसर चीमा साहब हैं, ये भी अभी इन्होंने पिछले हफ्ते ही वीडियो बनाई है। ये भी यही कह रहे हैं, शुक्र है कि आप, तो ये इनसे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि डाइट कीटोन पेटोन वगैरह की कमी नहीं करनी चाहिए डाइट में। थोड़ा लेटेस्ट, क्योंकि अमेरिकन बोर्ड है तो ये चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह 95% क्रोनिक किडनी डिजीज़ की जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही सबसे बड़ा टॉपिक है, यही चलता रहा है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 से 45% मरीज जो डायलिसिस पे हैं, जिनके गुर्दे फेल होते हैं, वो शुगर के होते हैं। और 30 से 35% ब्लड प्रेशर के। ये दोनों बीमारियां 100% डाइट से, एक्सरसाइज और फास्टिंग से रिवर्स हो सकती हैं। तो ये आप हिसाब कर लें कि अब 75-80% तो यही ठीक हो जाएंगे अगर आप कर लेंगे कीटो डाइट। क्या करना है इसमें? सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसुलिन कम करनी है आपने। और कैसे कम होगी? आप कार्बोहाइड्रेट डाइट छोड़ देंगे, तमाम अनाज छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे, फास्ट फूड छोड़ देंगे, तो ये सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। और ये दो से तो आप बचेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट जिस शक्ल में आ रहे हैं, इनसे आपको छोड़ना पड़ेगा, जान रोटी वगैरह सबसे जान छुड़ानी पड़ेगी। तीसरा जो है मेडिकेशन है, दर्द की दवाइयाँ, ये
मैदे के असर की दवाइयाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये जितनी कम कर रहे, हर दवाई करती है लेकिन ये दवाइयाँ ज़्यादा करती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो केमिकल पॉइजनिंग आजकल आ रहा है, प्रोसेस फूड आ रहे हैं, इनमें केमिकल डाल रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर इन्फेक्शन होते रहते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन है, ये सारे कैंसर वगैरह ये मिल के 10 से 15% बनते हैं। केमिकल पॉइजनिंग 3 से 5% है, और मेडिकेशन 5 से 7% है। ये टोटल मिल के 100% गुर्दे फेल। तो बड़े 70-80% वो दो बीमारियां ही हैं। तो ये डिटेल है उसकी। तो ये डाइट है, कीटो डाइट है, सब कुछ अब कर लेंगे तो बेहतर रहेंगे। दो बीमारियां कंट्रोल कर देंगे, दोनों हो जाएंगे। आप जो इंसुलिन लो करेंगे, कीटो डाइट पे आएंगे, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। तो 70-80% आप जो है इनसे बच जाएंगे, रुक जाएगी बीमारी। क्या दस करना है? फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर करानी। हो माँ यार, लेक्चर नंबर 4 आप सुन लेना। ये विद वैली भी पढ़ लें। ये भी यही कहती है कि सबसे बड़ी वजह ये गंदम है, अनाज है। तो सबसे पहले गुर्दे के फंक्शन देखें। गुर्दा एक दिन में 200 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, पानी ब्लड फिल्टर करता है पानी। और ये सेंसर का काम करता है। ऑक्सीजन कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, फ़ौरन इसको पता लगता है, ये पेशाब रोक लेगा, करेगा। प्रोटीन बनाता है, दो हार्मोन विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। इसके फंक्शन पीएच, पेशाब की तेजाबियत को कम करता है, क्योंकि पीएच जून 5 होगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, स्टोन बन जाते हैं। 8 से ऊपर जाएगा तो इन्फेक्शन स्टोन बनने शुरू होते हैं। तो ये पीएच 6, 6.5, 7 के दरमियान रखता है। दूसरा 99% जो ये 200 लीटर हो रहा है फिल्टर, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है प्रोटीन वगैरह, शुगर, हर चीज़ को दोबारा जज़ब करता है। सिर्फ क्रिएटिन वगैरह और पानी छोड़ देता है, डीटा यूरिया वगैरह को निकाल देता है। इसी तरह जो पॉइजन होंगे, टॉक्सिन ड्रग होंगी, वो भी ये गुर्दा निकाल देता है जिस्म से। इसीलिए ये ज़्यादा ड्रग से डैमेज भी गुर्दा होता है और लीवर होता है। तो ये बड़े बड़े फंक्शन है, देख लें आप। क्रिएटिन जो है वो जीरो अब्जॉर्ब करेगा, 100% निकाल देगा वो। बाकी पोटाशियम वगैरह चीज़ें सारे रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल है, प्रोटीन है, सब। तो ये गुर्दे का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये गुमेलस है, इसी से फिल्ट्रेशन से जीएफआर ये सबसे डैमेज होती है आर्टरी। तो टेस्ट के लिए सबसे आसान पेट और बहुत है, वो बाद में नेफ्रोलॉजिस्ट करवाता रहेगा। आपने पेशाब का सिंपल टेस्ट फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, असूलन तो ये 24 घंटे का पेशाब जमा करके दिया जाता था। उसमें वो टेस्ट करते हैं, अगर 30 मिलीग्राम पर लीटर तो ये नॉर्मल है, इससे कम है। अगर 31 से 300 तक है तो इसको अर्ली किडनी डिजीज़ के उसमें पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो करा। दूसरा आजकल आ गया एल्ब्यूमिन किट, ये एनी टाइम दे सकते हैं। उसके लिए आपको सारा रात 12 घंटे, कम से कम 24 घंटे का यूरिन देना पड़ता है। ये आप किसी टाइम भी दे सकते हैं, 1-2 घंटे बाद पेशाब पानी पीने के। तो ये एनी टाइम भी दे सकते हैं। तो इसमें भी 30 मिलीग्राम पर ग्राम नॉर्मल है, 31 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम अर्ली किडनी डिजीज़ है। तो ये आसान टेस्ट है, ये अब हर डिपार्टी से हो सकता है, किसी से भी करा सकते हैं, पता लग जाएगा। दूसरा, रूटीन एग्जामिनेशन में जब कराएंगे तो मैक्रो एल्ब्यूमिन आएगा। अर्ली मॉर्निंग यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एल्ब्यूमिन ज़्यादा होगी, तो जैसे 2+, 3+ आ रहा होता है, इसको हम मैक्रो कहते हैं कि आंखों से नज़र आनी शुरू हो गई है। तो ये 300 मिलीग्राम पर लीटर जब ज़्यादा हो तो इसको मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया या प्लस यूरिन का दिया। ACR जो है एल्ब्यूमिन किडनी रेशो, वो भी 30 मिलीग्राम पर ग्राम से कम, और यूरिन रूटीन में 2+ प्रोटीन आ जाएगी। तो ये आसान से टेस्ट हैं, 2 ये करा लेंगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद जब आप कभी पेशाब कर रहे होंगे तो झाग बहुत बनेगी, और आम जो झाग बनती है सेहतमंद पेशाब में वो ख़त्म हो जाती है 1 मिनट के बाद। ये झाग 2 से 3 मिनट तक रहती है, तो ये इसकी पहचान है। दूसरा, सीरम क्रिएटिनिन विद GFR, ये सबसे बेहतरीन टेस्ट है। इसमें पता नॉर्मल 90 से 120 के दरमियान होना चाहिए, और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लें तक किडनी का पता लगे, स्टोन है, पथरियाँ हैं, कैंसर है, रसोली है, सिस्ट है। तो ये 3 टेस्ट है, यूरिन, माइक्रो एल्ब्यूमिन, सीरम क्रिएटिनिन और अल्ट्रासाउंड। ये बेसिक टेस्ट हैं, ये आपने ज़रूर करवाने हैं एक दफ़ा। ये स्टेजेस हैं, डिफरेंट लोगों ने बनाई हैं इसको, ये चलती रहती है। स्टेज 1, 2, 3 को A, B में कर दिया, स्टेज 4, स्टेज 5 ये क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट। अच्छा, ये स्टेज में आसानी के लिए देखें। स्टेज 1 GFR 90 से ज़्यादा होगा और पेशाब में प्रोटीन आएगी, ये इसकी पहचान है। स्टेज 2 में GFR 60 से 89 तक आ जाएगा, प्रोटीन आ रही होगी या सिस्ट कोई भी होगा। स्टेज 3 2 में T3A में 45 से 59 होगा। स्टेज B में 30 से 45 ml GFR हो जाएगा। स्टेज 4 में 15 से 29 पे आ जाएगा। ये स्टेज है जिसमें कि डाइट असर नहीं कर। स्टेज 3 तक डाइट सारा प्लानिंग चल रही है। स्टेज 4, 5 में आप नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहें, फिक्सरा बनाएं, तैयारी करें डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट। तो स्टेज 5 में 15 ml से नीचे आ जाएगा, तो ये एंड स्टेज भी कहते हैं, और इसमें आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट 2 ही इलाज है। तो मैं सारा जो बताऊँगा स्टेज 3 तक बताऊँगा, इसमें फ़ायदा मंद है। तो सबसे पहले जो अलामत है वो पेशाब में आती हैं, अर्ली साइन में।
बार बार आना पड़ेगा या कम हो जाएगा पेशाब, उसका कलर बदलेगा, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जैसे फोम बनना शुरू हो जाएगा, झाग बनेगी, ये मोटी मोटी अलामत है। उसके बाद उसमें आपको प्रोटीन नज़र आ जाएगी, ब्लड नज़र आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, टेस्ट कराएंगे तो उसमें सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो उसमें ब्लड इन्फेक्शन रूट का था, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया अगर आएंगे तब इन्फेक्शन है। WBC से इन्फेक्शन नहीं होगा, 5 तक नॉर्मल होते हैं, RBC भी 3 से 5 तक नॉर्मल लेते हैं, प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, तो ये टेस्ट हो जाएगा। माइक्रो एल्ब्यूमिन जो है वो आपने देखा है, वो ऐसा मैक्रो में जब 300 मिलीग्राम से ज़्यादा आ जाएगा तो मैक्रो हो जाएगी, 1+ आना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है GFR है, ये नॉर्मल 90 से 120 तक होता है। स्टेज 1 और 2 में ये बहुत कम होता है, 60 तक नॉर्मल लेते हैं हम, ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 1+2+R है, इसमें डाइट और इससे 99% रिकवरी हो जाती है। स्टेज 3 है कि अलामत तीसरी है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है आपका। ज़्यादातर ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इकट्ठी होती है, दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, क्योंकि जब इंसुलिन हाई होती है तो सोडियम और पानी को रिटेन करेगी तो रीनल, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इससे बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर इंसुलिन सोजश भी काज करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, तो वेजो डाइटेशन नहीं होगी तो बीपी नीचे नहीं आएगा, इसीलिए ब्लड किडनी को कम जाएगा और वो डैमेज स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका प्रोसेस है सारा इंसुलिन। दूसरा थकावट, ये स्टेज 3B या 4-5 में होती है, क्योंकि एथ्रोपाइटी जैसे बताया था कि इससे RBC बनते हैं, ये खून बनाता है, ये हार्मोन गुर्दे में बनता है। जब गुर्दा 3-4 स्टेज में आ जाए तो फिर ये एथ्रोपाइटी नहीं बनता। दूसरा ये विटामिन, जैसे हम बताया था कि विटामिन D3 भी कन्वर्ट करता है, तो RBC नहीं बनेंगे तो खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी और जो टॉक्सिन है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो ये सारे मिल मिला के थकावट और ये बोरियत सी पैदा हो जाती है। दूसरा पाँव वगैरह में सोज पड़ जाएगी, ये भी लेट स्टेज में होता है, 1-2 में नहीं होता। प्रोटीन को ज़्यादा लॉस हो रही होती है उसमें, इस वजह से यूरिन में एल्ब्यूमिन निकल जाता है, एडीमा हो जाता है, तो ज़्यादा नींद का मसला भी आ जाएगा। आप हाथ से दबाएंगे तो खड्डा पड़ जाएगा और रहेगा जैसे ये है, तो ये एक पाँव में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा बढ़ जाएगा तो फिर सांस का मसला शुरू हो जाता है। मसल में दर्द शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, सोडियम पोटेशियम की वजह से, अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, आप खा नहीं सकते, मैदा अब्जॉर्ब नहीं कर सकता आपको, लोग प्रोटीन कम कर देते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, बोन डिजीज शुरू हो जाती है, उससे फिर बोन में पेन शुरू हो जाती है। तो ये सारी लेट स्टेज 4-5 में होती है। दूसरा टेस्ट, आपके ऐसे लगेगा किसी चीज़ खाने पे दिल नहीं करेगा, बिल्कुल जायका बदल जाएगा। ये एक तो टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, यूरिया बढ़ जाता है, वो टेस्ट रेसेप्टर को ख़राब करता है, तो आपको मिट्टी की तरह सारा कोई चीज़ खाने पे दिल नहीं करता। दूसरा मेंटल शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी, सोचने की स्टाइल ख़त्म हो जाती है, कोई फैसले नहीं कर सकते, कंफ्यूज रहते हैं आप, तो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, फोकस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन, ये सारे मसले स्टेज 4-5 में आते हैं। दूसरा अमोनिया, जैसे फ्रूट ख़राब हुआ तो उसकी स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल मुंह से आती है, ये कीटोन होते हैं, अमोनिया होता है बेसिकली, यूरिया जब नहीं होता तो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, तो स्मेल आती है, यूरिन में निकल नहीं सकता तो फिर सांस के जरिए निकलता है, जैसे अल्कोहल आप पीते हैं वो भी सांस के जरिए निकलती है, तो फेफड़ों में कीट होती है, जब अमोनिया स्मेल आती है। दूसरा जो है सांस चढ़ जाना, जब फेफड़ों में पानी भर जाएगा वाटर टेस्टिंग की वजह से, हीमोग्लोबिन लो हो जाती है, एल्ब्यूमिन लो हो जाती है, तो फिर एडीमा बढ़ना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में आ जाता है, ये वजह मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ओस्टियोपोरोसिस, ये सारे प्रॉब्लम स्टेज 4-5 में शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े। तो सबसे बेहतर यह है, अगर इस स्टेज पे शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो डॉक्टर जेसन फंक कहते हैं कि 2 दवाइयाँ सेफ है, ACS इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर, ये 2 दवाइयाँ अपने नेफ्रोलॉजिस्ट आपको दे देगा, ये सेफ है। बाकी दवाइयाँ वो कहते हैं ना लें, वो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। ये सारे रेफरेंस है, चलिए सुन लें। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, डाइट प्लान बताऊंगा कि इसमें कैसे डाइट प्लान करें। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 212, 214, 215, 216 भी बनाए थे, वो भी सुन लें, उनमें कोई एक आध चीज़ नहीं आई है तो आइए, बाकी वो भी ठीक है, सब कुछ डाइट के बारे में। ये सारे लेक्चर है, आप सभी सुन लें, ये रेफरेंस है सारे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।